गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपको आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं सुखाड़। उसका हम लोग पढ़े थे आप लोग सुखाड़ और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, यानी सुखाड़ का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, उसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगला टॉपिक है आप लोगों को भूमिगत जल। भूमिगत जल, भूमिगत जल यानी इसका मतलब होता है भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, और गर्त मतलब भूमि के नीचे का जल, जो हमारे हैंडपंप से, हमारे कल से जो पानी आता है या मोटर लगाते हैं, नीचे बोरिंग करते हैं, वो पानी नीचे से आता है, वो उसको हम भूमिगत जल बोलते हैं। यानी आप लोग भी सोचे होंगे कि जमीन के अंदर से कितना पानी है। पानी तो जमीन की सतह पर है सबसे अधिक। आप लोगों को समुद्रों में, महासागरों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, पोखरों में, नहरों में, मतलब जमीन पर ये सारी पानी है, बहुत अधिक पानी है। लेकिन जमीन के अंदर से कैसे पानी आता है, तो आप लोग ये जानिए कि जमीन के भीतर, पृथ्वी के भीतर यानी भूमि के नीचे भी जल का एक विशाल भंडार है, एक विशाल भंडार है, जहां पर हमें शुद्ध जल मिलता है, जहां पे हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। उस जल का उपयोग हम पीने के रूप में करते हैं। ये इस जल की पूर्ति आपको बारिश से होती है, यानी जितनी बारिश होगी वो जल का स्तर जो है और ऊंचा आएगा, ज्यादा से ज्यादा जल आप लोगों को मिलेगा। और जिस समय बारिश नहीं होती है वो जल स्तर नीचे चला जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में भूमिगत जल सूख जाता है गर्मी के दिनों में। राजस्थान क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में तो वो बहुत नीचे उसका लेयर होता है। लेकिन हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में, भारत के मैदानी क्षेत्रों में खूब कम नीचे, बहुत कम गहराई में जाने पर ही आपको जल मिलने लगता है। भूमिगत जल जो है वो मिलने लगता है। इस साल बारिश, अत्यधिक बारिश के कारण हमारा भूमि का जल स्तर जो है वो काफी ऊपर आ गया है। कम दूरी पर जाने पर ही नीचे आपको पानी मिलने लगता है। ये शुद्ध पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है। भारत में इस पानी से सबसे अधिक सिंचाई का काम किया जाता है। बोरिंग करके, नलों द्वारा सिंचाई किया जाता है, बोरिंग द्वारा, पाइपों द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो ये जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी भारत के सबसे अधिक लोग इस जल को पीने के योग्य मानते हैं, इस जल को पीते हैं। इस जल से और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह हमारे यहाँ कल हैंडपंप जो है लगा के उससे पानी निकाला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्रोत है और इसकी पूर्ति आपको बारिश के पानी से होती है। जब बादल बरसते हैं, पानी बरसती है, तो जमीन पर गिरते हुए धीरे धीरे क्षण के नीचे आपको जाके उस जल स्तर को बढ़ाता है, और तब उस जल का उपयोग हम आप लोगों को करते हैं। उपयोग पीने में, पेड़ पौधे जो लगाए थे उनका जड़ जो होता है वो बहुत नीचे जाता है, वो भी भूमि के अंदर के जो जल है उससे जल की पूर्ति होती है, वो पेड़ बढ़ने लगते हैं। इस तरह की भी बात होती है। तो इसको हम आपको भूमिगत जल कहते हैं। अगला टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण बच्चों, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में, राजस्थान के भी क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको छतों पर गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि उसमें जब बारिश हो तो उसका पानी उसमें जमा हो जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेघालय में हमारे यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है हर साल, यानी औसतन प्रतिदिन रोज वहाँ बारिश होती है। तो वो गड्ढा बनाया था, उसमें पानी जमा होता है। उस पानी का उपयोग हम अन्य कामों में करते हैं, जैसे कपड़ा धोने, बर्तन साफ करने, घर साफ करना हो, मवेशियों के लिए पानी, इस तरह की पानी का हम लोग उपयोग उस पानी से करते हैं। इस तरह के कामों का उपयोग हम लोग उस पानी से कर लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा जल को संग्रहित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर भूमिगत जल जो है उस पर अगर दबाव बढ़ता चला गया, बोझ बढ़ता चला गया, तो वो पीने योग्य पानी कम होते चले जाएंगे और आने वाले समय में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पीने योग्य जल मिलेगा नहीं।
भारत ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर बहुत अधिक जल होने के कारण भी, बहुत जल होने के बाद भी पीने योग्य जल की परसेंटेज बहुत कम है, उसकी प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन भौम जल स्तर का नीचे जाना हमारे लिए सबसे घातक है। इसलिए बारिश के जल को संग्रहित कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले लोग तालाब खुदवाते थे, पोखर खुदवाते थे, कुआं खुदवाते थे, ताकि उसमें बारिश का जल आपको जमा हो जाए और उस जल का उपयोग आपको सिंचाई के साधनों के लिए, मवेशियों को पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए या अन्य कई तरह के कामों के लिए उस जल का उपयोग वो लोग करते थे। लेकिन आज तालाबों को भरा जा रहा है, कुओं को भरा जा रहा है, वर्षा जल बह के नालियों में चला जाता है, गंदा पानी हो जाता है, वो चल के आपको नदियों में चला जाता है, इसलिए उस जल का संग्रहण नहीं हो पाता है। तो बारिश का जल का संग्रहण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम तालाबों में, नदियों, पोखरों में बारिश का जल संग्रहण करते हैं तो हमको सुखाड़ जैसी समस्या से भी हम बच सकते हैं। हमारे लिए समय पर, आपको उचित समय पर हमारे लिए वो सिंचाई का साधन है एक, उसका भूमिगत जल के लिए भी वो हमारे लिए वो सुरक्षित है। इसलिए वर्षा जल का संग्रहण बहुत ही आवश्यक है। वर्षा जल का संग्रहण करके हम उसको अन्य कामों में उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहित करने से भूमिगत जल में भी वृद्धि होती है और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आप लोगों का ये हो गया। अब इसके बाद आप लोगों का प्रश्नोत्तर है। आपने भूमिगत जल समझा, वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा जल को कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे संग्रहित किया जाए वो समझा। अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग जानते हैं नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा आप लोगों को ख। इसका आंसर होगा ख। क्यों? क्योंकि नदी की तली में ज्यादा बालू कंक्रीट अगर जमा जाते हैं तो उसकी गहराई कम हो जाती है और जल रोकने की क्षमता कम हो जाती है और वो जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो उससे बारिश होती है। दूसरा है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों को उत्तरी बिहार, यानी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा जब आप जानते हैं कोसी नदी को। चौथा है, बाढ़ क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। इसका आंसर हो जाएगा कौन? 5 है आप लोगों को, सूखा किस प्रकार की आता है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसका भी आंसर हो जाएगा कौन? 6 नंबर क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये अचानक आती है। इसका आंसर भी क्या होगा? यानी बारिश कम हुई तो आपको सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यह है आप लोगों को, इसमें कह रहा है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। इसका आंसर होगा आपको क, वर्षा की कमी। आप लोग जानते हैं वर्षा की कमी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो इसका आंसर होगा नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रह, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। इसका आंसर होगा आपको वर्षा जल का संग्रह करना, यानी वर्षा जल का संग्रह करने से हम उसको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है हमारे लिए, तो उस सुखाड़ से बचने का एक मुख्य तरीका है। इसका आंसर होगा आप लोगों को ख। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। इस पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 2 प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। तो बाढ़ मैंने आप लोगों को बताया है, जब नदियों में अत्यधिक बारिश के कारण जल जमा होता है और तो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, वो बाढ़ का रूप ले लेता है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें तो मैंने बताया था बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं, जैसे जान माल की क्षति, फसलों की बर्बादी, जानवरों की मौत, उसके बाद उससे होने वाले और बहुत सारे हैजा या और भी मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होना,
बहुत क्षेत्र में आप लोगों को फसलों का बर्बादी, ये सब आपको बाढ़ से हानि होती है। तीसरा क्वेश्चन है बाढ़ से सुरक्षा है तो अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। बाढ़ से बचने के लिए मैं बताया था आप लोगों को ऊंची ऊंची कंक्रीटों का बांध बनाना, जो मजबूत बांध हो, जो बाढ़ को रोक सके। उसके बाद आपका जो मकान हो वो आयताकार हो, पूरा आयताकार हो, चौकोर हो, और उसमें आपको सरिया लगा के आप पिलरों पर वो मकान खड़ा किया हो, ताकि बहुत बारिश आने पर, बहुत बाढ़ आने पर भी वो आपका मकान खड़ा रहे, ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इस तरह की स्थिति अपनाकर हम बाढ़ से बच सकते हैं। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय है आपको नदियों की तलछटी में जो जमा अवसाद है, जो बालू है, उसको निकालना, यानी गहराई उसका बनाना, नदियों को आपस में जोड़ जाना, ताकि एक नदी का पानी दूसरे नदी में अगर चला जाता है तो उससे जल स्तर कम हो सकता है। कंक्रीट का बड़ा बड़ा ऊंचा बांध बनाना, मजबूत बांध बनाना, जिससे कि बांध आपको टूटे नहीं, कटे नहीं और आसपास के इलाकों में पानी फैले नहीं। ये सारी आपको कारणें हैं जो बाढ़ नियंत्रण के लिए है। सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। सूखा की स्थिति कहा जाता है जब औसत से, जब 25% के औसत से कम बारिश हो तो उस समय सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम सूखा कहते हैं। यानी औसत से जब कम बारिश हो तो उस समय सूखा आता है, यानी खेतों खा जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, चारा की कमी हो जाती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है, उसे हम सूखा कहते हैं। उसके बाद सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक है आपको एक तो बारिश का कम होना, दूसरी बात वर्षा जल का संग्रहण नहीं होना, तालाबों की कमी, नहरों में पानी का उपस्थित नहीं रहना, हर जगह सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होना, नलकूप की व्यवस्था नहीं होना। इस तरह की तमाम बातें हैं जो आपको सुखाड़ के लिए जिम्मेवार हैं। उसके बाद सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। सेम इसी का उल्टा, अगर हम नलकूप का व्यवस्था करें, तालाब का व्यवस्था करें, नहरों में हमेशा पानी हो, हर जगह नहरों की व्यवस्था हो, नलकूपों की व्यवस्था हो, वर्षा का जल संग्रहित करें, तो हम इस सुखाड़ से बच सकते हैं और सुखाड़ के होने वाली क्षति को हम कम कर सकते हैं। कम से कम क्षति होगा सुखाड़ से और सुखाड़ से हम अपनी बचाव कर सकते हैं। ये आपका हो गया लघुत्तरीय क्वेश्चन। सारे लघुत्तरीय क्वेश्चन को मैंने हर क्वेश्चन वाइज आपको बताया था, हर प्रश्न के अनुसार आंसर दिया है। वीडियो देखकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अगले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे और आपको अगला, अगर दीर्घ उत्तरीय इसमें बनता है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सेम क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बनता है तो आप लोग नोटबुक अपने से मेहनत कर सकते हैं, किताब का सहारा ले सकते हैं, बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।